साल था फरवरी 1963। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियां, जहां इंसान का पहुंचना भी आसान नहीं। बर्फ से ढकी चोटियां, चारों तरफ खामोशी और बीच बीच में चलती हुई बर्फीली आंधियां। इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक दिन एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराने निकला। उसका रोज का काम था बर्फ में रास्ता ढूंढना और अपनी भेड़ों को सुरक्षित चराना। लेकिन उस दिन उसका रास्ता उसे ऐसी जगह ले गया जो इतिहास की सबसे दर्दनाक और साथ ही सबसे गौरवशाली दास्तान को अपने भीतर दबाए हुए थी। वो जगह थी रेजांगला दर्रा। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये इलाका 3 महीने से पूरी तरह वीरान पड़ा था, क्योंकि नवंबर 1962 में यहाँ एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी जिसकी हकीकत किसी को ठीक से पता नहीं थी। गडरिया जैसे ही वहां पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उसकी रूह तक हिला दी। दृश्य 1, मौत के बाद भी जिंदा जज्बा। चारों तरफ टूटे हुए बंकर पड़े थे, जमीन पर बिखरे कारतूस, टूटे हथियार और बर्फ पर लाल धब्बे जो महीनों पुराने खून के थे। और फिर उसने देखा भारतीय सैनिकों के शव। लेकिन ये कोई साधारण दृश्य नहीं था। किसी के हाथ में अब भी राइफल जकड़ी हुई थी। किसी ने अपनी उंगली ट्रिगर पर जमाई हुई थी, जैसे वो मौत के बाद भी गोली चलाना चाहता हो। किसी की मुट्ठी में अब भी ग्रेनेड दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो ये लड़ाई अभी अभी हुई हो। लेकिन हकीकत ये थी, ये वीर जवान नवंबर से लेकर फरवरी तक बर्फ की चादर में लिपटे पड़े रहे थे। गडरिया डर और हैरानी से कांप उठा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी फट जाएगा। वो भागता हुआ नीचे की ओर गया और पहली सेना चौकी तक पहुंचा। दृश्य 2, सेना की आंखों में आंसू। जब सेना के अफसर और जवान वहां पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने भी वही दृश्य आया। सैकड़ों जवान जमे हुए बर्फ में, लेकिन अब भी युद्ध की मुद्रा में। एक अफसर ने धीमी आवाज में कहा, ये भागे नहीं थे, ये तो आखिरी सांस तक लड़े थे। उनके गले भर आए, क्योंकि पिछले 3 महीनों से यही अफवाह फैली हुई थी कि रेजांगला की पोस्ट पर मौजूद 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी शायद भाग गई थी, या फिर चीनियों ने उन्हें बिना लड़े पकड़ लिया था। लेकिन अब सच्चाई सामने थी। ये जवान भागे नहीं थे, ये जवान झुके नहीं थे, ये जवान अमर हो गए थे। दृश्य 3, पृष्ठभूमि की और ट्रांजिशन। लेकिन सवाल ये था कि आखिर 120 जवानों ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा इलाका आज भी उनकी गाथा गाता है। क्यों चीन, जिसने 1962 के युद्ध में कई मोर्चों पर जीत हासिल की थी, अपनी रिपोर्ट्स में रेजांगला की लड़ाई का जिक्र तक नहीं करता? क्योंकि ये उनकी सबसे शर्मनाक हार थी। अब वक्त था परत दर परत इस कहानी को खोलने का। चलते हैं पीछे। नवंबर 1962। साल था 1962 का, नवंबर महीना। भारत और चीन के बीच तनाव महीनों से बढ़ रहा था। चीन ने अरुणाचल और लद्दाख दोनों मोर्चों पर आक्रामक कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। लद्दाख के चुशूल सेक्टर की ओर एक संकीर्ण दर्रा था, रेजांगला। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा बर्फ से ढकी पहाड़ियों और पथरीली घाटियों से घिरा हुआ था। कहा जाता है कि वहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, इतनी पतली हवा, इतनी ठंडी हवाएं। लेकिन ये दर्रा भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम था। अगर चीन इसे कब्जा कर लेता तो सीधे लेह तक का रास्ता खुल जाता। दृश्य 1, कंपनी सी को जिम्मेदारी। रेजांगला की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी को। कंपनी कमांडर थे मेजर शैतान सिंह भाटी। मेजर शैतान सिंह राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ गांव के रहने वाले थे। उनकी बहादुरी, नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना इतनी गहरी थी कि उनके जवान उन्हें सिर्फ साहब कहकर पुकारते थे। उनके पास थे 5 प्लेटून, कुल 120 जवान। हथियार .303 राइफलें, कुछ लाइट मशीन गने और सीमित गोला बारूद। लेकिन कोई तोप, कोई मोर्टार नहीं। मेजर शैतान सिंह को जब आदेश मिला तो उन्होंने बिना हिचक के कहा, रेजांगला तक हम जाएंगे और उसे हर कीमत पर बचाएंगे। दृश्य 2, पोस्ट की कठिनाई।
जब कंपनी सी वहां पहुंची तो उन्हें तुरंत अंदाजा हो गया कि ये जगह आसान नहीं थी। बर्फ हर जगह फैली हुई थी। टेंट लगाना मुश्किल क्योंकि जमीन पत्थर की थी। खाने पीने की चीजें सीमित और सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की कमी। सैनिकों को हर कदम पे सांस लेने में तकलीफ होती थी, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, अगर हमने यहाँ डटे रहे तो दुश्मन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दृश्य 3, सैनिकों की भावनाएं। हल्का संगीत, सैनिकों की आपस की बातचीत की आवाज। कुछ सैनिक अपने घर की बातें करते। कोई कहता कि काश मैं इस बार की फसल काटने जाता। कोई याद करता कि मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है साहब, पर मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। लेकिन हर बातचीत का अंत एक ही वाक्य पर होता, देश पहले है, घर परिवार बाद में। दृश्य 4, दुश्मन की गतिविधियां। रातों को जब जवान बंकर में तैनात होते तो दूर पहाड़ियों पर चीनी सैनिकों की हरकतें दिखती। उनकी टॉर्चों की रोशनी, उनकी चाल ढाल सब साफ नजर आता। सैनिक जानते थे दुश्मन की संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन किसी की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अनकही चुनौती थी। आओ, जितनी ताकत है लेकर आओ, हम देखेंगे तुम्हें। दृश्य 5, मेजर शैतान सिंह का भाषण। 18 नवंबर की सुबह से ठीक पहले, जब बर्फीली हवाएं और तेज हो रही थी, मेजर शैतान सिंह अपने जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा, साथियों, आज जिस चौकी पर हम खड़े हैं, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये भारत की अस्मिता की चौकी है। अगर हम डगमगाए तो दुश्मन लेह तक पहुंच जाएगा। अगर हम डटे रहे तो इतिहास हमें याद रखेगा। तो मैं चाहता हूं कि हर कोई दिल में ठान ले, यहां से या तो जीत कर लौटेंगे या शहीद होकर, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी आवाज में ऐसा जज्बा था कि जवानों के दिलों में बिजली दौड़ गई। हर एक ने अपनी राइफल उठाई और कहा, जय हिंद साहब, पीछे नहीं हटेंगे। दृश्य 6, युद्ध की आहट। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़ रही थीं, लेकिन अचानक पहाड़ों में गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये थी चीनी सेना की तोपों और मोर्टार की आवाज। दुश्मन अब पूरी तैयारी से हमला करने आ रहा था। जवानों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए। किसी ने राइफल लोड की, किसी ने मशीन गन सेट की। हर कोई अपनी सांस थामे बैठा था, क्योंकि अब इतिहास लिखने वाला था। 18 नवंबर 1962 की सुबह रेजांगला दर्रा अपने इतिहास का सबसे भीषण दिन देखने वाला था। सुबह की पहली किरण बर्फ पर चमक यही थी कि अचानक पहाड़ गड़गड़ाने लगे। चीनी सेना ने मोर्टार से बमबारी शुरू कर दी थी। धमाके इतने जोरदार थे कि बर्फीली जमीन कांप उठी, पत्थर टूटकर उड़ने लगे, बंकर हिलने लगे। दृश्य 1, चीनी सेना की पहली चाल। हजारों चीनी सैनिक धीरे धीरे पहाड़ियों से नीचे उतर रहे थे। उनके पास थे आधुनिक हथियार, मोर्टार और मशीन गन और भारी संख्या का बल। उनका मकसद साफ था, 120 भारतीय सैनिकों को पल भर में कुचल देना। लेकिन चीनी नहीं जानते थे कि ये 120 कुमाऊं रेजिमेंट के शेर हैं। ये डरना या झुकना जानते ही नहीं। दृश्य 2, पहली गोली। जैसे ही दुश्मन भारतीय चौकी के 600 मीटर के दायरे में आया, लांस नायक रामचंद्र यादव की मशीन गन गरज उठी। गोलियां सीधे दुश्मन की पहली टुकड़ी पर गिरी। दर्जनों चीनी सैनिक पल भर में ढेर हो गए। साथ ही दूसरी ओर से नायक हरिराम और उनकी टीम ने भी फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पहली बार चीनियों को एहसास हुआ, ये आसान नहीं होगा। दृश्य 3, गोलियों और बमों की बरसात। अब दुश्मन ने अपनी मशीन गनें आगे बढ़ाईं। बंकरों पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मोर्टार के गोले हवा को चीरते हुए गिरे और जमीन धड़क उठी। कई जवान घायल हो गए, लेकिन किसी ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। हर गोली का जवाब गोली से दिया गया। दृश्य 4, मेजर शैतान सिंह की मौजूदगी। इसी बीच मेजर शैतान सिंह अपने जवानों के बीच घूम रहे थे। वो एक एक पोस्ट पर जाते, कंधे पर हाथ रखते और कहते, डटे रहो बेटा, याद रखना, पीछे हटने का नाम मत लेना। उनकी मौजूदगी से जवानों की हिम्मत और बढ़ जाती। गोली और बमबारी के बीच भी उनकी आवाज गूंज रही थी। दृश्य 5, हाथ से हाथ की दूरी।
दुश्मन लगातार नाकाम हो रहा था। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार भारी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा। लेकिन जब चीनी सैनिक 50 मीटर तक पहुंच गए, तब लड़ाई और भी भयानक हो गई। अब हर गोली का असर सीधा आंखों के सामने दिख रहा था। सैनिक बिना सोचे समझे गोली चला रहे थे, क्योंकि हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन था। दृश्य 6, वीरता के उदाहरण। लांस नायक रामचंद्र यादव ने अपनी मशीन गन से सैकड़ों चीनी सैनिकों को रोका। जब तक उनकी उंगलियां सुन्न नहीं हो गई, वो ट्रिगर दबाते रहे। आखिरकार गोलियां खत्म हुई और वे भी शहीद हो गए। नायक हरिराम और उनकी टीम ने चीनी सैनिकों को नजदीक से भिड़ कर मारा। बेयोनेट और राइफल से उन्होंने दर्जनों को ढेर कर दिया। हवलदार दयाराम कई गोलियां खाने के बावजूद मोर्चे पर टिके रहे। उनकी राइफल से आखिरी गोली तक निकली। दृश्य 7, मेजर शैतान सिंह घायल। दोपहर तक युद्ध और भी उग्र हो गया। मेजर शैतान सिंह, जो लगातार अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे, खुद भी गोली का शिकार हो गए। उनके हाथ में एक गोली लगी, फिर दूसरी उनके पेट में, लेकिन वे गिरे नहीं। उन्होंने जवानों से कहा, मैं जिंदा हूं बेटा, जब तक मैं यहाँ हूं कोई पीछे नहीं हटेगा। उनके शब्दों ने हर जवान में नई आग जला दी। दृश्य 8, चीनी सेना की हैरानी। चीनी सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी टुकड़ी उन्हें इस तरह रोक कैसे सकती है। हर हमले में उनके दर्जनों सैनिक गिर रहे थे। कभी मशीन गन की बरसात, कभी बेयोनेट का वार, कभी नंगी मुट्ठियों से लड़ाई। रेजांगला अब एक मौत का मैदान बन चुका था।